सोचो हम लोग डॉर्नियर जैसे जहाज नहीं बना पा रहे हैं, तेजस बनाने में हालत खराब हो गया, अभी तक इंजन नहीं बन पाया। तो जहाज में सबसे मेन चीज क्या होता है? और चाइना ने 6th जनरेशन जहाज बना लिया। अमेरिका परेशान है, 6th जनरेशन में ना पायलट सुती हो जाएगा तो लड़ाई लड़ लेगा वो अपने से। 5th जनरेशन में पायलट अगर सो गया, मान के चलिए गोली लगा, पायलट को लग गया, जा। हम लोग जनरेशन 1 का भी जहाज नहीं बना पा रहे हैं, रडार में भी पकड़ में नहीं आएगा। 6th जनरेशन AI है, AI मान के चल लगा गोली, पायलट को लड़ गया, उसको कमांड दिया हुआ है मारना है तो मार रहा है अपने से। और मजबूरी यह है कि हमारी जहाज कंप्लीटली डिपेंड है अमेरिका और फ्रांस पर। जिस दिन हमारा इन दोनों देश से झगड़ा हुआ ना, एक को जहाज नहीं उड़ पाई। लेकिन आज भी कुछ लोग हैं जो भारत के खिलाफ साजिश रचते हैं, और उसमें सबसे बड़ा नाम है पाकिस्तान का। लेकिन अब कहा जा रहा है क्या POK पर कब्जा होगा तभी मानेगा पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान की साजिश खत्म नहीं हो रही। तस्वीर दिखाइए, इधर हिंद के योद्धा प्रहार के लिए तैयार हैं, और इसलिए मैं कह रहा हूं क्या POK पे ही कब्जा करना पड़ेगा तभी मानेगा पाकिस्तान। हमारे देश के रक्षा मंत्री की तरफ से पाकिस्तान का एक और टुकड़ा करने के लिए बहुत ही खतरनाक स्टेटमेंट दिया गया, और जैसे ही इन्होंने इस बात को क्लियर कहा, पूरे हॉल में जितने भी व्यक्ति मौजूद थे सब भारत माता की जय के नारे लगाना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, आज राजनाथ सिंह जी ने बहुत बड़ी बात की है। हो सकता है पाकिस्तान के जो आसिम मुनीर हैं कहीं आज अपना दिल पकड़ के ना बैठे हों, क्योंकि देखिए धड़कनें तो बहुत बढ़ गई होंगी। कारण है, राजनाथ सिंह जी ने कहा है सिंध एक दिन भारत का हिस्सा बनेगा। जहां तक बात है बॉर्डर्स की, ये बदलते हैं और ये बदल जाएंगे। इस क्रैश को लेकर सोशल मीडिया पर एक अजीब फ्यूल लीक थियरी भी चल रही है। दरअसल दुर्घटना से 3 दिन पहले एक विजिटर ने एक तेजस जेट की फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट की। उसमें क्लेम किया कि जेट के पास एक फ्यूल लीक हो रहा है। इस क्रैश के एक दिन पहले सोशल मीडिया पर भारत सरकार ने ऑफिशियली इस क्लेम को फैक्ट चेक किया, क्लैरिफाई किया कि दुबई एयर शो में हिस्सा लेने वाली कोई भी विमान में ऐसा कोई फ्यूल लीक नहीं है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। शायद इसीलिए सरकार को एक रोबस्ट और ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन इमीडिएटली करना होगा। एयर इंडिया क्रैश की तरह ऐसा नहीं है कि 6 महीने निकल गए, हमें अभी तक कुछ पता नहीं चला। सवाल पर सवाल और बढ़े जा रहे हैं, स्पेक्यूलेशन बढ़े जा रहे हैं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, इंडियन एयरफोर्स ने पूरे मामले में एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ऑलरेडी सेटअप कर दी है ताकि इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाए। वहीं इस जेट के मैन्युफैक्चरर HAL ने भी इस ट्रैजिक एक्सीडेंट पर अफसोस जताया है। हालांकि इस जेट ने उड़ान पहली बार 2001 में भरी थी। तेजस साल 2016 में एयरफोर्स में फॉर्मली इंडक्ट होता है, और यह इस जेट का दूसरा क्रैश होता है। पिछला क्रैश आज से ठीक 20 महीने पहले मार्च 2024 को राजस्थान के जैसलमेर में होता है, जहां कम से कम पायलट को सेफली इजेक्ट करने का मौका तो मिलता है। इस बार अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो पाया, चीजें इतनी जल्दी हो गई। तो तेजस क्या बिल्कुल सेफ एयरक्राफ्ट है? इस सवाल को पूछना तो पड़ेगा, और इसके जवाब में ना आपको भी एक कहीं ना कहीं शक होगा, एक डाउट होगा दैट वी कैन डू बेटर। जब तक इस जेट का फुल इन्वेस्टिगेशन क्रैश रिपोर्ट सामने नहीं आता है, तब तक खुद तेजस जेट पर कुछ सवाल रहेंगे, क्योंकि इस जेट से कई रिलेटेड पहलू है ना, वो विवादास्पद रह चुके हैं। एयरफोर्स अपने मिनिमम रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ पर भी नहीं ऑपरेट कर पा रही है। यह सिर्फ एक डेटा पॉइंट नहीं है, बल्कि एक भयानक रियलिटी है जो इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी को डायरेक्टली इंपैक्ट करती है। आज के डेट में कुल मिलाकर कुछ 200 से 250 4th एंड 5th जनरेशन चाइनीज फाइटर जेट्स इंडिया के अगेंस्ट पोजीशन लेकर खड़ी हुई हैं। उधर पाकिस्तान भी चाइना की मदद से कंटिन्यूअसली अपने फ्लीट को मॉडर्नाइज कर रहा है, और इसी साल रिपोर्ट्स की माने तो चाइना पाकिस्तान को 40 5th जनरेशन J-20 एयरक्राफ्ट सप्लाई करने वाला है। एक तरफ घटती स्ट्रेंथ, दूसरी तरफ चाइना और पाकिस्तान के साथ बढ़ते टेंशन। एक टाइम पर कहा जाता था कि अगर 1962 की लड़ाई में एयरफोर्स डिप्लॉय किया जाता तो जंग हम जीत जाते। इतनी एडवांस्ड और पावरफुल मानी जाती थी इंडियन एयरफोर्स उस समय, और आज की हालत देखिए हम कहां आ चुके हैं कि हमारी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ पाकिस्तान के साथ कंपीट कर रही है। गलत मत समझिए, ऐसा नहीं है कि हम मार्केट में जाकर 5th जनरेशन फाइटर खुद नहीं खरीद सकते हैं। अमेरिका ने तो हमारे हाथों में F-35 थमा दिया है। पूरा एपिसोड बनाया है, इस पर देख लीजिएगा कि क्यों हमने उसको नो बोला है। उधर रशिया ने भी Su-57 इंडिया में बनाने की बात कही है, टेक्नोलॉजी देने की बात कही है, लेकिन ये दोनों एयरक्राफ्ट हमारी रिक्वायरमेंट्स को पूरी तरीके से सूट नहीं करती है, क्योंकि इंडिया में जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो यूनिक है।
तो बेस्ट तरीका तो यही होगा कि हमारे फाइटर्स को बेहतर करो, हमें एक्चुअली फुल्ली आत्मनिर्भर करो और हमारे फाइटर जेट्स को सेफर बनाओ। एक वॉर मोड पर यह काम हमें उठाना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, हाइपरसोनिक मिसाइल्स के साथ साथ हमारे फाइटर जेट्स, हमारे डिफेंसिव और ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज के लिए बहुत ज्यादा जरूरत है। और इसके साथ साथ हमें कोई देरी नहीं करनी चाहिए। जो रिसोर्सेज लगता है, जो मैन पावर लगता है, जो ब्रेन पावर लगता है, उसे लगाओ, लेकिन इस चीज को कंप्लीट करो तुरंत। ये इंटरनेशनल एम्बैरेसमेंट की बात नहीं है, ये देश की सुरक्षा की बात है। इस पर और डिले हमें नहीं करना चाहिए। आशा करता हूं कि आप भी ये सारे सवाल पूछोगे। बात क्रिटिसिज्म की नहीं है, बात यह समझने की है कि हम पीछे हट चुके हैं जहां तक फाइटर जेट्स की बात है, और इस पर हमें जल्दी से पेस अप करने की दरकार है। बहुत ही खतरनाक स्टेटमेंट दिया गया, और जैसे ही इन्होंने इस बात को क्लियर कहा, पूरे हॉल में जितने भी व्यक्ति मौजूद थे सब भारत माता की जय के नारे लगाना शुरू कर देते हैं। और जैसे इनके द्वारा स्टेटमेंट दिया गया कि भारत का एक हिस्सा जो आज पाकिस्तान के पास में मौजूद है, आज नहीं तो कल सीमाओं को बढ़ाया जा सकता है, और जब सीमाएं बढ़ेगी तो वो हिस्सा भी भारत का कहलाएगा। आज की इस वीडियो में हम उस हिस्से के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि उसके बाद में पाकिस्तान किस प्रकार से बौखलाया हुआ है। पाकिस्तान के बड़े बड़े लीडर भारत को अंतर्राष्ट्रीय कानून याद दिला रहे हैं। कैसे भड़काऊ बयान देना अच्छी बात नहीं है। मतलब अगर तुम ये बात बोलो कि हम परमाणु संपन्न राष्ट्र हैं, अगर हमें लग रहा है कि हम डूब रहे हैं तो हम आधी से ज्यादा दुनिया को लेकर डूबेंगे, तो वो किसी प्रकार का भड़काऊ बयान नहीं है। पर हमारे देश के रक्षा मंत्री ने जैसे इस बात को लेकर क्लियर कहा कि हम इस हिस्से को आज नहीं तो कल भारत में मिलाएंगे, तो इन्हें वो भड़काऊ लगता है। तो आइए जानते हैं किस प्रकार से पाकिस्तान आज बौखलाया हुआ है, और क्या भारत अखंड भारत की अब तैयारी कर रहा है, उसके बारे में भी आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं एग्जाम नारी के YouTube प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले आप जरा यहां पर देखिए, अभी हाल ही में हमारे रक्षा मंत्री की तरफ से ये स्टेटमेंट आता है कि चाहे सिंध आज भारत से अलग हो, पर उनकी संस्कृति, उनकी भाषा, उनके पूजा पाठ, उनके रीति रिवाज कभी भारत से अलग नहीं हुए हैं। जैसे भारत के अंदर सिंधी निवास करते हैं, सिंधी हिंदू निवास करते हैं, वैसे ही पाकिस्तान के अंदर सिंधी हिंदू निवास करते हैं। आज नहीं तो कल वो भारत का हिस्सा होगा। अब इन्होंने जैसे इस प्रकार का स्टेटमेंट दिया, तो ये स्टेटमेंट दिया कहां? अब हुआ क्या, आज तो है सोमवार, कल था रविवार। तो रविवार के दिन सिंधु समाज का, यानी कि ये जो सिंधी है उस समाज का एक यहाँ पर छोटा सा कार्यक्रम था। उसी सम्मेलन के अंदर कौन पहुंच जाते हैं? हमारे देश के रक्षा मंत्री पहुंच जाते हैं, और वहीं पर अपने अभिभाषण के दौरान एक पुस्तक को लेकर ये चर्चा कर देते हैं। पुस्तक किसकी है? ये पुस्तक है इनकी, यानी कि आडवाणी जी की। आडवाणी जी की पुस्तक का नाम है उर्का कोट। इनके द्वारा जो उर्का कोट लिखी गई है उसके अंदर सीधे तरीके से सिंध को लेकर चर्चा की गई है। और मैं आपको एक बार क्लियर कह दूं, अमित शाह जो हमारे गृह मंत्री हैं, उन्होंने कई बार इस बात को डिक्लेयर किया है कि सिंध को भारत के अंदर मिलाना उनका सबसे बड़ा सपना है। शायद यहीं से वो अखंड भारत की शुरुआत भी कर सकते हैं, क्योंकि ये उनका बहुत बड़ा सपना है। और आप जब भी राष्ट्रगान गाते हैं तो आपने सिंध का नाम जरूर से दोहराया होगा, और वो हिस्सा आज भारत के पास में नहीं है, तो भारत कुछ तो सोचता होगा उसे लेकर। राष्ट्रगान गाइएगा, आपको सिंध का नाम याद आ जाएगा। अब आप देखिए, इन्होंने जैसे इस पुस्तक को लेकर यहाँ पर चर्चा करी, तो इन्होंने कहा कि उनकी भाषा परंपरा हमसे बिल्कुल मेल खाती है, क्योंकि वो हमारा हिस्सा है। उनके अंदर जो खून दौड़ता है वही भारत के अंदर रहने वाले सिंधियों के अंदर दौड़ता है। इसीलिए वो आज नहीं तो कल हमारे हो जाएंगे, क्योंकि जिस प्रकार से हम गंगा नदी को पूजते हैं, उसी प्रकार से वो सिंधु नदी को पूजते हैं। और सिंधु नदी को केवल वहां रहने वाले सिंधु लोग ही नहीं पूजते, बल्कि सिंध प्रांत के अंदर रहने वाले मुसलमान भी पूछते हैं, और उनके लिए आबे जमजम उनके लिए पवित्र है। ठीक उसी प्रकार से सिंधु नदी भी इनके लिए यहाँ पर पवित्र है। और जैसे इस प्रकार के स्टेटमेंट दिए गए, सिंध प्रांत के अंदर जो हमेशा ये आवाज उठती आई है कि हम पाकिस्तान का हिस्सा ना कभी अपने आप को मानते थे, ना आज मानते हैं, हमें अब अलग होना है, तो उन लोगों ने भी गर्मजोशी के साथ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के इस बयान को लेकर स्वागत
स्वागत किया है। आगे मैं उनके स्टेटमेंट भी आपको दिखाऊंगी। सबसे पहले आप देख लो कि कौन से सिंध को लेकर यहां पर चर्चा हो रही है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है पाकिस्तान का मैप है, ये है ना। तो पाकिस्तान के मैप की अगर हम बात करें तो इसमें टोटल 4 प्रांत हैं। सबसे बड़े प्रांत की अगर हम बात करें तो ये आता है बलूचिस्तान। बलूचिस्तान के बाद में दूसरे बड़े प्रांत की बात करें तो ये आता है पंजाब, और तीसरे बड़े प्रांत की बात करें तो ये जो आपको ग्रीन कलर में दिखाई दे रहा है यही है सिंध प्रांत, जिसको लेकर अभी हाल ही में चर्चा की गई थी। और चौथा प्रांत आप सभी जानते हैं कि सबसे छोटा खैबर पख्तूनवा यहाँ पे है। अब इसी हिस्से को भारत जो है काटने की बात कर रहा है। समझ में नहीं आ रहा होगा पाकिस्तान वालों को कि आखिर हो क्या रहा है। कभी बलूचिस्तान बोलता है कि हमें नहीं रहना है, कभी खैबर पख्तूनवा बोलता है कि अफगानिस्तान के साथ में मिलेंगे, कभी ये बोलते हैं सिंध वाले के भारत ले जाएगा सिंध को, फिर हमारे पास में बचेगा क्या, केवल पंजाब। फिर नाम होगा एक पंजाब देश, पाकिस्तान कभी हुआ करता था, है कि नहीं। अब आगे बढ़े उससे पहले इनका जरा स्टेटमेंट आप यहां पर सुन लीजिए। आज सिंध की भूमि, मेरे बहनों भाइयों, यह भारत का हिस्सा भले ही न हो, लेकिन सभ्यतागत रूप से सिंध हमेशा भारत का हिस्सा रहेगा। और जहां तक जमीन की बात है तो बॉर्डर्स तो बदल सकते हैं, क्या पता कल को सिंध भारत में फिर से वापस आए। भारत माता की जय। ये जैसे इनके द्वारा स्टेटमेंट दिए गए उसके बाद में पूरे हॉल के अंदर केवल भारत माता की जय के नारे गूंजना शुरू हो गए। अब आगे देखिए, इनके स्टेटमेंट तो यहाँ खत्म होते हैं, पाकिस्तान वालों के अब भड़काऊ बयान यहाँ शुरू हो जाते हैं। ये जो व्यक्ति आपको दिखाई दे रहा है, कल इसने यही बात क्लियर बोली थी कि हम भारत के साथ में अगर युद्ध लड़ते हैं तो हम जीत नहीं सकते, क्योंकि अभी भी हम पाकिस्तान वाले भारत के सामने घुटने टिकाने पर मजबूर हो गए थे और हमने बोला था कि कुछ भी करो, युद्ध को रोक दो। यही था ना इशाक डार, जिसने क्लियर कहा था कि अमेरिका का कोई हस्तक्षेप नहीं था, भारत पाकिस्तान की मर्जी से युद्ध रुका था और हम चाहते थे किसी भी तरीके से युद्ध रुक जाए। 3 पक्ष